नमस्कार, मेरा नाम किशन कल्याणी है। हम हर बार अलग अलग हस्तियों से मिलते हैं, उनसे उनके जीवन के बारे में जानते हैं। आज एक संवेदनशील मुद्दा मुझे आपके साथ चर्चा करने हैं, उस मुद्दे के बारे में। हम नई दुनिया में जी रहे हैं, हम आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, हमारे पास हर क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे एक आधुनिक दुनिया में हम जी रहे हैं, ऐसा हम सोचते हैं और ऐसा हम देखते हैं। लेकिन समाज में बहुत सारे ऐसे पहलू है कि जिसका जवाब आज भी समाज के पास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो समाज है उसका जो एक पर्दा है, उसके पीछे भी हमें देखना चाहिए कि क्या चल रहा है। एलोपेशिया एक ऐसी बीमारी कि जिसमें अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन जो बड़ा सिम्टम्स देखने में आया है वो ये है कि आपके इंसान के शरीर पर जो भी बाल होंगे वो चले जाएंगे। और उसमें भी मैं आपको बताता हूं कि कोई स्त्री को ये बीमारी होती है तो जो हमने एक माना हुआ है सामाजिक तौर पर कि बाल वो हमारी सुंदरता का एक पहलू है, तो वो किस तरह से वो किसी को फेस करेगी। आज एक ऐसे इंसान की बात हमें जाननी है, एक ऐसे इंसान के अनुभव के बारे में हमें चर्चा करनी है कि जिस इंसान ने ये इस बीमारी के एलोपेशिया बीमारी के उसके वजह से उन्होंने बहुत दर्द अनुभव किया है। लेकिन साथ में मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि दर्द के पीछे एक मूवमेंट शुरू हुई, और न केवल गुजरात, न केवल भारत, पूरे विश्व में उन्होंने अपने प्रयासों से इस बीमारी के लिए अवेयरनेस शुरू की। यस, आज हम बात कर रहे हैं केतकी जानी से। प्रफुल्ल शाह बहुत अच्छे लेखक हैं। उन्होंने केतकी जानी पर अग्नि जा करके एक किताब लिखी है, और उस किताब के पहले हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तो विशेष रूप से आनंद है। केतकी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि ये, और मेरे दर्शक मित्रों को भी शायद ये जानना चाहिए कि ये एलोपेशिया बीमारी क्या है। एक्चुअली एलोपेशिया दैट मीन्स हेयरलेसनेस, जिसे गुजराती में उंदरी, मराठी में चाय पड़ने, हिंदी में कीड़ा लगना, ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। संस्कृत में इसे केशनाग बोलते हैं। अच्छा। तो इन शॉर्ट एलोपेशिया एक ऐसा डिसऑर्डर है, और इट्स अ जस्ट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जिससे इंसान जो इससे ग्रसित है उसके सर के बाल या पूरे शरीर के बाल चले जाते हैं, एंड दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। जो एलोपेशिया बाल नहीं होने का जो हाउ जो है वो ज्यादा बड़ा है। एक्चुअली एलोपेशिया बहुत ही अच्छा है, मुझे आज ऐसा लग रहा है। क्या बात है। तो आज हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, आपसे मुझे कुछ ऐसी इंस्पिरेशन बातें जाननी है, इसलिए मैं आपको ये प्रश्न करने का साहस करता हूँ, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ और एक संवेदनशीलता इस प्रश्न के साथ जुड़ी हुई है कि कब आपको एलोपेशिया हुआ। 2010 में फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था। मेरे कान के पीछे एक छोटी सी बिंदी जितने पार्ट में नहीं था, बाल का पेच नहीं था, और 2010 के दिसंबर तक मैं पूरी तरह गंजी, टकली जैसे हम लोग बोलते हैं वो हो चुकी थी, कंप्लीटली हेयरलेस। उस समय परिवार का रिएक्शन क्या था? एक्चुअली सब लोग घबरा गए थे, मेरे सहित सब लोग। शुरुआत थी, जब शुरुआत से धीरे धीरे वर्स टू वर्सन सिचुएशन तक हम पहुंचते हैं, बाल नहीं होने के छोटे से पेच से लेके पूरे सर में बाल नहीं, वो स्टेज है वो नेचुरली वो पूरा घबराया हुआ माहौल था, डरा हुआ माहौल था। हम हमेशा ध्यान रखते, मैं अपने आप को कैप में, विग में, स्कार्फ में या तो फिर कहीं ना जाना वैसा बंद रखते थे हम। यानी इसीलिए मैंने अपने जो इंट्रोडक्शन में बात किया ना, हम बंद रखते हैं जो बात, तो मैंने इसीलिए एलोपेशिया की जो मुहिम चलाई है उसको जो एक टैगलाइन देते हैं ना, मैंने उसको टैगलाइन दिया है, लेट्स अनकवर एलोपेशिया। ये
सदियों से छुपाने वाली बात मानी जाती है। अगर मुझे बाल नहीं है तो मुझे ये डर लगता है कि कहीं किशन देख ना ले, कहीं ये वो वाले बाजू वाले पड़ोसी ये वो देखेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, तो हम छुपाते हैं। और हम छुपाते जाते हैं ना जितना, उतना हम अंदर से मरते जाते हैं एक्चुअली। एक बार मैंने खोल दिया, अब मुझे दुनिया में किसी का भी डर नहीं। एक बार मैंने ये महसूस कर लिया कि यस आई एम एक्सेप्टेड, मुझे ये स्वीकार किया, फिर दुनिया को जो भी। लेकिन हम उस पहलू की भी बात करते हैं कि हमें क्यों छुपाना पड़ रहा है। समाज आज भी जो आधुनिक समाज का एक टैगलाइन है, क्या ऐसा समाज है कि हम किसी इंसान को सहाय करने की जगह उनको एक सेमलेस फील करा रहे हैं? मुझे आपके पास ये जानना है, क्यों छुपाना पड़ रहा है? एब्सोल्युटली छुपाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे माइथोलॉजिकल सोशल कंडीशन ऐसी की गई है। आज बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन कुछ साल पहले, लगभग 2 या 4 साल पहले, सिर्फ 21 ईयर की लड़की रेलवे ट्रैक पर सुसाइड करती है। उसके कॉलेज की बैग में से एक चिट्ठी मिलती है और उसमें उसने लिखा है कि मम्मी पापा आई लव यू, लेकिन विदाउट हेयर मैं अभी जी नहीं पाऊंगी, और जो हम दवाइयाँ कर रहे थे वो दिन ब दिन नाकाम होती जा रही है। एक बच्ची को एलोपेशिया की वजह से जब मरना पड़ता है, तब मैंने उस टाइम ये एक पोस्ट रखी थी कि ये एक्चुअली उसने की हुई आत्महत्या नहीं थी, वो बच्ची ने की हुई आत्महत्या नहीं थी, ये समाज ने, हम सब ने मिलके किया हुआ उसका खून था, वो मर्डर था। लेकिन क्योंकि हम सभी दोषी हैं, हमने वो बात को हाईलाइट ही नहीं होने दी। राइट। तो ये वजह है, समाज में जो टैबू बना के रखा हुआ है कि, और दूसरा हमारे भारतीय समाज में देखा है कि टकला होना, गंजा होना वो एक मस्करी मजाक का बात होता है। कुछ लोगों के लिए देखिए, सोशल मीडिया में भी आप देखेंगे कितने सारे ऐसे बाल्ड लोगों के लिए मजाक मस्करी के ऐसे होते रहते हैं। रिसेंटली इंडियाना नाम की कंट्री में सिर्फ 12 साल की बच्ची ने सुसाइड किया। उसका रीजन ये था कि उसके पीयर ग्रुप वाले बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। तो ये सोसाइटी है। सोसाइटी एक्चुअली, समाज का मतलब जो होता है वो कहीं ना कहीं गुम गया है। बहुत सारे काम होते हैं अच्छे, लेकिन बहुत सारे काम जो है वो डार्क साइड में है, जो होते नहीं है। राइट। यस। खिड़की जी, ये बात सुन के मेरे दर्शक मित्रों को भी बहुत चोट पहुंची होगी, क्योंकि समाज किस तरह से है उसमें मैं भी आ गया और हम सब भी आ गए कि हम बातें करते हैं, लेकिन जब किसी इंसान को इस परिस्थिति में से वो पसार होता है, वो गुजरता है, तो उस समय हमें उसका सहारा बनना चाहिए। मुझे आपके पास जानना है, क्योंकि आपके पास इस बीमारी का एक पूरा रिसर्च है, आपने खुद का भी अनुभव है जी। जब भी किसी इंसान को ये बीमारी हो, हमें पता चले, तो उस वक्त सबसे पहले उसके सहारे के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या बातें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी? सबसे पहले जरूरी ये है कि एक्सेप्टेंस, वो इंसान का खुद का, या अगर आपको होता है तो आप सबसे पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, फिर दुनिया को बाय हुक और बाय कुक, दैट टाइप ऑफ ये कंडीशन होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये हुआ है और मुझे जिंदा रहना है, एंड बस जिंदा रहने का जो जिजीविषा जिसे बोलते हैं ना, जिंदा रहने का जज्बा, वो हमारे में से कभी कम नहीं होना चाहिए। अगर किसी को ये होता है तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखें। दूसरी बात ये है कि ये घबराने वाली बात नहीं है। जनरली लोग इसको कैंसर से रिलेट कर लेते हैं। जनरली मुझे ऐसा हुआ था, तो बहुत मुझे ऐसे अनुभव आते थे कि लोगों को ऐसा लगता था मुझे कैंसर हो गया है, और अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अभी कैंसर यानी कैंसल, अभी जाना है ऊपर, ये XYZ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एलोपेशिया बहुत ही, मैं बोलती हूँ, बहुत ही अच्छा डिसऑर्डर है कि जिससे हम, मेरे खुद को, मुझे, मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आज मुझे पता है कि सिर्फ मेरे बाल नहीं है, लेकिन मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ। वो क्या कम है क्या? राइट। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस ये बात है कि एलोपेशिया को समझो। आज तक एलोपेशिया को कोई समझने का ही ट्राई नहीं किया है। एलोपेशिया यानी कंटीजियस है, ऐसा मानते हैं। एक 25 साल की लड़की को शादी के लिए लड़के नहीं मिल रहे, या 25 साल के लड़के को लड़की नहीं मिल रही क्योंकि वो गंजा है, टकला है, या गंजी है, टकली है। ये कंटेजियस थोड़ा है,
ये कंटेंट कोई गंजी टकली लड़की या गंजा टकला लड़का शादी करते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, तो उनके बच्चे वैसे आएंगे, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, समझ, इसके बारे में जो अवेयरनेस होना चाहिए वो सोसाइटी में बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को लगता है कि नहीं, मैं क्यों कैसे शादी करूँ ऐसा लड़की या लड़की से। लड़कियां भी वही सोचती है, लड़के भी वही सोचते हैं। वो गलत सोच है, गलत सोच। यस, एक्सेप्टेंस, बस अगर होता है तो स्वीकार करो और मस्त से जियो। यस केतकी जी, आपने बहुत सही बात की, लेकिन साथ में मुझे ये भी जानना है कि ये बीमारी जब किसी इंसान को लगती है तो उसका सबसे बड़ा पहलू क्या है, क्या साथ में जुड़ जाता है? क्या ये डिप्रेशन जुड़ता है या फिर सुसाइड के विचार जुड़ते हैं? क्या आता है सबसे ज्यादा? सबसे पहली बात तो ये कि यस, डिप्रेशन जुड़ता है। डिप्रेशन में फिर वो जिसे डीप डिप्रेशन, गाढ़ अवसाद बोलते हैं, उस टाइप का डिप्रेशन इसके साथ जुड़ता है। जैसे कि आम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जी। तो आम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कुछ साइड इफेक्ट लेकर आता है, यानी थायराइड, डायबिटीज है तो कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, बहुत भूख लगती है, और ये सब जो झमेला शुरू होता है। अगर आपको एक बार एलोपेशिया शुरू होता है तो आपके साथ डिप्रेशन अननोइंगली जीने लगता है, आपके अंदर पनपने लगता है। अच्छा, आपको हुआ था डिप्रेशन? यस, किस तरह से बाहर निकले? बाहर निकली थी एक्चुअली उस टाइम ऐसा, आज मुझे बोलना चाहिए, मेरा मातृत्व जीता था उस टाइम। मातृत्व की वजह से, यानी कोई भी डिप्रेशन एक स्पार्क होता है ना, जो आपको हर्ट ना हो। तो मैं जानना चाहूंगा वो किस्सा बताइए मुझे। एक्चुअली उस दिन इन 2015 में एक बहुत, यानी वो 4 साल में कांस्टेंट खुद को लोगों से छुपा के थक चुकी थी मैं। यानी ऑफिस भी बहुत जल्दी चली जाती थी ताकि लोगों से मिलना ना हो। ऑफिस से घर आना है तो मैं लेट आती थी ताकि लोगों से मिलना ना हो। मैं कोई भी इवेंट में नहीं जा पाती थी, कोई फंक्शन में नहीं जा पाती थी, क्योंकि मैं लोगों से डर, लोगों के प्रश्नों से, लोगों की आंखों से जो वाइब्स मुझ तक आते थे वो बहुत ही मुझे डरा रहे थे, और मैं खुद से भी डरी हुई थी। ये सब मिलके सिनारियो ये था कि मैं डिप्रेशन में गई थी। और उसी डिप्रेशन के चलते एक दिन मैंने तय किया था कि ये सोसाइटी में, ये दुनिया में मेरा स्थान नहीं है, और मुझे, क्योंकि मेरा स्थान नहीं है तो मुझे इस दुनिया में रहने का भी अधिकार नहीं है। यानी सभी नेगेटिविटी सोच वहां तक पहुंची थी, और उस दिन मैंने डिप्रेशन में ही सुसाइड करने का तय किया था। यस, उस रात को 3 बजे पंखा था, टेबल था, मेरे हाथ में दुपट्टा था, और वो कदम में आगे बढ़ा। उसके पहले जब बोलते हैं ना, कहीं कभी कुछ ऐसा स्पार्क जैसा होता है जी, बस उस टाइम में मेरा ध्यान, मेरा इतने डिप्रेशन में मेरा ध्यान, मेरे बच्चे दूसरे रूम में सो रहे थे आराम से, उनके ऊपर गया, और पता नहीं कि वो जो स्पार्क हुआ था वो क्वेश्चन के रूप में मेरे माइंड में आया कि उनकी कल सुबह कैसी होगी। राइट, एंड दैट्स ऑल। तभी वो छोटे से ख्याल से वो ख्याल इतना विस्तृत हुआ, और एट लास्ट में मैंने ये सोचा था कि मैं लोगों की या मेरे खुद की वजह से मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुदरत ने मुझे दी है, और मेरा बचपन और वो सब भी जो कुल मिला के जो प्लस हुआ था, आप अगर अग्निजा दर्शक पढ़ेंगे तो उनको धीरे धीरे मुझसे परिचित होते जा रहे हैं वो लोग। उनको पता है कि जो चाइल्डहुड मैंने जिया है, मैंने हमेशा वो उन सबसे मेरे बच्चों को बचा के रखा था जी। तो मुझे लगा था कि मैं एक झटके में कहीं मैं उनको वहां पर तो नहीं धकेल जाऊंगी। राइट। और बस मैं जी गई, और जी गई तो ऐसा जी गई कि आज मैं बिंदास आपके साथ हूँ, दर्शकों के साथ। बहुत बड़ी बात यहाँ कही है कि हमें कल के बारे में एक बार तो सोच लेना चाहिए कि आज जो हम कदम उठा रहे हैं उसकी वजह से कल क्या होगा। दोस्तों, इंसान के जीवन में सब कुछ आता है, कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है। True. और मुझे तो ऐसा लगता है केतकी जी कि ये तो एक भगवान का आशीर्वाद मान के हमें चलना चाहिए कि यस, भगवान ने आपके साथ ये बीमारी इसीलिए जोड़ी है क्योंकि भगवान को आप पर ट्रस्ट है। यस, फिर अब हमें खुद पर विश्वास नहीं खोना है। केतकी जी ने भी बताया कि वो डिप्रेशन से बाहर निकली, हर उस पहलू से वो लड़ी
जो इस बीमारी के साथ जुड़े हुए हैं, और आज उन्होंने खुद एक मूवमेंट शुरू किया है। मुझे आपके ये एक मूवमेंट, ये प्रयास जो शुरू किया है कि इसमें ज्यादा अवेयरनेस आए, उसके बारे में थोड़ा जानना है, उसके बाद हम अग्निजा के बारे में थोड़ी बात करेंगे। यस, बिल्कुल। एक्चुअली जब मैं इससे उभर कर बाहर निकली तब मैंने ये सोचा था कि सोसाइटी में बाल का जो एक हम बोलते हैं सो कॉल्ड बॉक्स, ब्यूटी बैरियर बना के रखा हुआ है, उसमें बाल का होना अनिवार्य है। अगर देखिए पूरा का पूरा बॉलीवुड में जो गाने हैं जुल्फों से रिलेटेड, ये रेशमी जुल्फे नहीं है क्या क्या ना, है ना, कुछ भी बहुत सारे हैं। तो वो जब गाने, मैं जब डिप्रेशन में थी ना, वो मैं गाने सुन नहीं पाती थी। मुझे बहुत डर लगता था कि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, यानी मैं सुंदर नहीं हूँ, एक प्रकार का जो वो था माहौल। तो मैंने सोचा कि मुझे सबसे पहले अगर जिंदा रहना है तो अपने डर के ऊपर जीतना है। तो वो जो बोलते हैं डर के आगे जीत है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे ये हर्डल को ओवरकम करना है कि ये जो डर है वो मर जाना चाहिए हमेशा के लिए मेरे माइंड में से, और मेरे जो समाज में लोग हैं उनके मन में भी। और उसके लिए सबसे पहले मैंने सोचा कि मुझे उस लेवल पर जाना पड़ेगा जहां आम औरतें सोचती है कि ब्यूटीफुल औरतें वहां होती है, और वो होता है रैंप, जब फैशन शो होते हैं उसमें रैंप वॉक, जब भी मुझे लगा मुझे वो जगह मेरे लिए, मैंने खुद ही चुना वो कि मुझे उस जगह पर जाना है जहां आम औरतों का सपना होता है। तो आज जब भी मैं फैशन शो में रैंप वॉक करती हूँ या कोई मैगजीन के कवर पेज पर एज अ मॉडल आती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने वो कहीं ना कहीं वो जो ब्यूटी बैरियर है वो तोड़े हैं। तो मैंने सबसे पहले वो काम किया, ब्यूटी बैरियर को तोड़ना। फिर मैंने एक मुहिम चलाई, जैसा मैंने आगे बताया, लेट सन कवर एलोपेशिया, जो ये इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, कोई पाप नहीं है। जब जनरली लोग मुझे बोलते थे, जब अग्निजा पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि मैंने कैसे कैसे फेस किया सोसाइटी के लोगों का जो मुझ पर ताने कसना या जो तंज थे, वो सबको मैंने सोचा था कि ये जो है वो अगर तोड़ना है तो मुझे सबसे पहले तो लोगों को ये बताना चाहिए कि आपको डरने का जरूरत नहीं है। हेयरलेसनेस इज एब्सोल्युटली ओके, हेल्प योरसेल्फ। कभी भी आपको लगे कि मुझे ये सब, क्योंकि वीग पहनना और वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, तो वो आपको जब भी लगे आप फेंक दो, जरूरी नहीं है कि, लेकिन अगर आप खुद कंफर्टेबल उसमें लगते, आपको लगता है कि मैं ये पहन के दुनिया के सामने जा सकता या जा सकती हूँ, तो इट्स ओके, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो ऊपर से उन लोगों का हेड्स ऑफ करती हूँ कि वो वीक पहन के समाज के लोगों का जो कंफर्ट है वो छीन नहीं रहे मेरी तरह। मैं बिंदास छीन रही हूँ मैं 100 लोगों के बीच में भी जाकर खड़ी हो जाती हूँ तो सब लोग अनकंफर्टेबल 1 सेकंड के लिए हो जाते हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं है मुझे देखने की। तो और वो मैं उनकी परवाह नहीं करती हूँ, लेकिन वो लोग जो ये सब पहन के उनके सामने जा रहे हैं, वो लोग उनकी परवाह कर रहे हैं। सही बात है। तो दैट इज व्हाई मैं उनको सलाम करती हूँ। तो बस ये सब किया मैंने। सारी बातें और ज्यादा जानने के लिए मैं आपको जरूर बताऊंगा हमारे सब मित्रों को कि अग्निजा को पढ़नी चाहिए। हम सारी बातें यहाँ नहीं खोल रहे क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं। प्रफुल्ल शाह बहुत अच्छे लेखक हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, इन पर लिखी है, पूरे पहलू को उन्होंने बहुत कम शब्दों में और ज्यादा स्टोरी में उन्होंने उस किताब में रखा है अग्निजा में। तो यस, मातृभारती के मेरे सब प्यारे दर्शक मित्रों, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अग्निजा पढ़िए और ये इंटरव्यू देख के आपको एक बार तो अपने कोई ऐसे दोस्त, कोई ऐसे कलीग, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको इस बीमारी से जुड़ा दिखे, तो एक बार उससे प्यार से बात कीजिएगा, नहीं कि उसका मजाक उड़ाएगा। थैंक यू सो मच।